चंडीगढ़ स्पीक्स के आज के इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर पाराशर और आज का ये कार्यक्रम आधारित है स्वदेशी सुरक्षा और स्वावलंबन। दोस्तों, इस विषय पर आज हम बात करेंगे और हमारे बीच में हमारे खास मेहमान मौजूद भी हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं आपको कि स्वतंत्रता जो हमें मिली, जो हमें राजनीतिक आजादी मिली, लेकिन क्या अब हमें इस समय वक्त ऐसा आ गया है कि हमें आवश्यकता है आर्थिक आजादी की? तो क्या आर्थिक आजादी के उस मकाम पर हम आगे बढ़ रहे हैं और क्या हम विकसित भारत की ओर, आत्मनिर्भर भारत की ओर, और वो हमारी संकल्पना, परिकल्पना हमारी क्या साकार हो रही है? प्राइम मिनिस्टर भी बहुत बार बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, और चाहे स्वदेशी सुरक्षा हो या स्वावलंबन, हम प्रत्येक क्षेत्र में भारत अग्रसर है और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां उनकी श्रेणी में आगे बढ़ रहा है हमारा भारत। विकसित भारत की तरफ हम अग्रसर हैं और आज स्वदेशी सुरक्षा और स्वावलंबन पर बात करने के लिए हमारे बीच में खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर राजेश गोयल, सचिव हरियाणा तकनीकी शिक्षा बोर्ड, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। आप कोऑर्डिनेटर हैं, समन्वयक हैं स्वावलंबी भारत अभियान के भी साथ में, और साथ ही साथ हमारे बीच में मौजूद हैं श्री बी सिंगल साहब। आप सदस्य हैं हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के, पूर्व उपाध्यक्ष हैं नगर परिषद पंचकुला के, जिला संरक्षक, साथ ही हैं आप स्वावलंबी भारत अभियान के। आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है जी। नमस्कार। राजेश जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हम बात करेंगे सिलसिलेवार पूरे कार्यक्रम में। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्वदेशी सुरक्षा है क्या वास्तव में? इससे हम क्या समझें, हमारे दर्शक समझना चाहें कि स्वदेशी सुरक्षा का क्या अभिप्राय है? चंद्रशेखर जी, आज आपने ये बहुत ही रेलेवेंट विषय पर आज की चर्चा प्रारंभ की है जी। वर्तमान परिस्थितियों में स्वदेशी सुरक्षा ये बहुत ही प्रासंगिक है। 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना के बाद जी, जिस प्रकार का वो एक आतंकवादी हमला हुआ जी, और एक अजीब ढंग से धर्म पूछकर जो लोगों की निशंस हत्या हुई, उसके कारण से संपूर्ण देश में एक रोष का वातावरण पैदा हुआ और सौभाग्य से देश के नेतृत्व ने भी उस रोष को अनुभव किया और इसका हमें बदला लेना चाहिए। उस भाव से भारतीय सेना को रिटेलिएट करने के लिए स्वतंत्रता दी गई जी। और भारतीय सेना ने 6 मई की रात को जो पराक्रम दिखाया, ये दुनिया भर ने देखा जी। हमारे सैनिकों ने भारतीय तकनीकों के आधार पर विकसित जी, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश तीर, इसरो के द्वारा बनाए गए, भेजे गए सैटेलाइटों के द्वारा ली गई प्रिसाइज लोकेशंस, जी, उनके आधार पर, और केवल अपनी सीमा पर नहीं तो जहां पर भी दुश्मन देश के अंदर तक जाकर, जी, जहां पर भी लगा कि भी यहाँ आतंकवादी प्रशिक्षण होता है, आतंकवादी रहते हैं, उनको ट्रेनिंग्स दी जाती है, ऐसे एक साथ जो 9 ठिकानों पर हमला हुआ, ये एक अपने आप में अप्रतिम है और उसने दुनिया को भारत की स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी की झलक ये दिखाई। ये हम कहेंगे राजेश जी की एक सबसे बड़ी तस्वीर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें स्वदेशी सुरक्षा में, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा में फिर अपना आत्मनिर्भरता हो गई हमारी, इसमें स्वावलंबन हो गया, तो ये बहुत बड़ी तस्वीर थी देश के सामने। चंद्रशेखर जी, इसके 2 एस्पेक्ट है जी। एक है आत्मनिर्भरता और दूसरा है भारत के वैज्ञानिकों के, भारत के सैनिकों का पराक्रम और उनकी मेधा का प्रदर्शन। देखिए, आत्मनिर्भरता की अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, 2014-15 में बहुत बड़ी संख्या में हम आयातक देश अभी भी है, उस समय बहुत बड़े आयातक देश थे जी, और लगभग हर चीज बाहर से ही हम डिफेंस सेक्टर के लिए मंगाते थे जी। लेकिन गत 11 वर्षों में क्या हुआ कि 2014-15 में जहां हमने केवल 500 करोड़ रुपए का डिफेंस का निर्यात किया, लाखों करोड़ रुपए का आयात किया, हर चीज हम बाहर से मंगाते थे, लेकिन इन पिछले 11 वर्षों का परिणाम ये हुआ कि 2024-25 में हम आयातक के साथ साथ 21,000 करोड़ रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया जी। और अपना डिफेंस प्रोडक्शन भारतीय इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाने के लिए अनेक ऑर्गेनाइजेशंस को प्रेरित किया सरकार की नीतियों ने,
और उस सरकार की नीतियों का परिणाम ये हुआ कि लगभग 1500 से अधिक चीजों को जो डिफेंस में चाहिए उनको केवल भारत में ही बनेगी, ऐसा ये निर्णय लिया गया। और आपको सुनकर गर्व होगा जी। मैं एक कार्यक्रम में था दिल्ली के अंदर, मुझे अब नाम एकदम ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन जो ड्रोन हमने यूज किया भारतीय सेना ने, उस ड्रोन को बनाने वाली हैदराबाद की कंपनी के सीईओ उस कार्यक्रम में थे। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से ये सारा सिस्टम चेंज हुआ है पॉलिसी के अंदर और भारत के उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को डिफेंस में काम करने की स्वतंत्रता मिली है, वो ड्रोन हमने एक यूनिक टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया और उसने ये पराक्रम दिखाया। तो एक है हमारी मेधा, दूसरा है हमारा डिफेंस सेक्टर के अंदर बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट, दुनिया के देशों पर हमारी निर्भरता ये धीरे धीरे कम हो रही है और उसके कारण से ही हम कह रहे हैं कि ये सुरक्षा की ओर एक पहला कदम है। राजेश जी, हम बात करेंगे और हम वापस फिर आपसे बात करेंगे, वापस आएंगे। हम ग्राफिक्स के जरिए भी हमारे दर्शक देख सकते हैं हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता जो हमारी है देश की, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। बीबी सिंघल साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि फार्मास्यूटिकल में अगर हम बात करें तो कितनी आत्मनिर्भरता हुई है और किन किन विषयों पर आप ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे? चंद्रशेखर जी, अगर फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की बात की जाए, भारत इस समय विश्व के अग्रणी देशों के अंदर है जेनरिक मेडिसिन की प्रोडक्शन के लिए। और अभी जैसे हम देख रहे हैं यूएसए के अंदर ही जो जेनरिक मेडिसिन का इंडिया से सप्लाई हो रहा है, लगभग 40% जो है जेनरिक मेडिसिन इंडिया से जा रही है। इसी के चलते यूएसए गवर्नमेंट ने बाकी सभी चीज़ों के ऊपर तो टैरिफ लगाया है, मेडिसिन को एग्जेम्पशन दी है। और कोविड के समय पे भी देखें, कोविड की वैक्सीन भारत में बनाकर ना केवल भारतीयों के लिए उपयोग में लाई गई बल्कि पूरे विश्व भर में हमने सप्लाई की। तो खाली मेडिसिन ने कोई भी क्षेत्र ले लें तकनीकी, इस समय गत 10 वर्षों के अंदर जितनी प्रोग्रेस, जितना विकसित हुआ है भारत के अंदर, वो अभूतपूर्व है और सराहनीय है। तो मेडिसिन का बात करें, मेडिसिन का ट्रीटमेंट भी, मेडिसिन की कॉस्ट भी जो इंडिया की मेडिसिन है बहुत सस्ती है। और हम देख रहे हैं दुनिया भर से लोग इलाज करवाने के लिए भारत आ रहे हैं और आने वाले समय में हम मेडिकल टूरिज्म की अपार संभावनाएं जो हैं भारत के अंदर देख रहे हैं और इसके अंदर भी भारत लीड लेगा, इसमें कोई शंक नहीं है। जी। आपको लगता है स्वदेशी उत्पाद जो हमारा हो गया है आज ब्रांड बनता जा रहा है? कहीं भी बाहर विदेशों में देखें, बहुत सारे, राजेश जी ने भी बात की अभी, हमारे सुरक्षा के जितने भी उपकरण हैं, बहुत सारे ड्रोन खास तौर पर, और बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो इसरो से भी प्रोड्यूस किए, इसरो ने भी। कोई ऐसा लग रहा है कि आपको कितने सारे ब्रांड हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड बन चुके हैं फार्मास्यूटिकल लाइन में भी, आपको ऐसा लगता है? नहीं, बहुत सारी कंपनीज हमारी जो है इस समय फार्मास्यूटिकल की भी अग्रणी हैं। हम जैसे आपने बात की, हम मोबाइल के अब वर्ल्ड के दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं। हमारा जो एक विषय को और इसको अच्छे से समझने के लिए, जैसे कि हमारी 140 करोड़ की इस समय जनसंख्या है, हमारा कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस है। इसी वजह से दुनिया भर की कंपनीज, दुनिया भर के देश इंडिया के अंदर अपना सामान सप्लाई करने के लिए लालायित रहते हैं। उनको एक बड़ा बाजार नजर आता है। तो स्वदेशी सुरक्षा और स्वावलंबन अभियान के जरिए हम लोगों में आर्थिक चेतना को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे द्वारा खर्चा गया एक भी रुपया बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक राष्ट्र हित में जाएगा या राष्ट्र विरोधी शक्तियों के पास जाएगा। इसी चेतना का आह्वान करने, इसी चेतना को जगाने के लिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और स्वदेशी, उसी के चलते स्वदेशी से सुरक्षा, सुरक्षा से स्वावलंबन का अभियान हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हमारी जो यहाँ की अपनी स्वदेशी खपत बढ़े, हमारे ब्रांड्स को ताकत मिले, हमारा जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन बने। और जिस तरह से अब टैरिफ दिखा दिखा के हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है, आने वाले टाइम पर कोई भी देश ऐसी हिमाकत हमारे साथ ना कर सके। जी राजेश जी, हम बात कर रहे थे आर्थिक सुरक्षा पर, और मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि साइबर सुरक्षा, सुरक्षा की तो बात हम कर ही रहे थे, साइबर सुरक्षा के बारे में कुछ दर्शकों को बताना चाहिए। हाँ, मैं पहले वाले विषय पे कुछ बातें ऐड करता हूँ, फिर साइबर सुरक्षा पे आता हूँ।
कि अब वर्तमान में ये स्वदेशी सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, जो हम ये बात कर रहे हैं, और स्वावलंबन की आवश्यकता क्यों है। अभी आपने प्रारंभ में एक बात बहुत अच्छी बोली और एक नया आपने शब्द भी बोला कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, राजनीतिक आजादी हमें मिल गई जी। लेकिन अब 75 वर्षों के बाद जब अब ये अमृत काल प्रारंभ हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने भी, देश के युवाओं ने भी विचार किया है, सब जनता ने मन बनाया कि 2047 तक भारत विकसित होगा, तो विकसित और समृद्ध, सर्वांग सुंदर, सुरक्षित होने के लिए क्या किया जाए, उसके लिए आर्थिक दृष्टि से सक्षम होना ये बहुत आवश्यक है। हमने सुना होगा अपने देश के बारे में कि हमें विश्व गुरु कहा जाता था, हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसका कारण क्या था? शिक्षा, धर्म, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, विज्ञान, तकनीकी, इन सब क्षेत्रों में तुम आगे थे ही जी। आर्थिक दृष्टि से भी चंद्रशेखर जी हम बहुत सक्षम थे। इंग्लैंड के एक इकोनॉमिस्ट हैं एंगस मेडिसन जी, उनकी 2004 में एक बुक आई, द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री, अ 2 मिलेनियम पर्सपेक्टिव। उसमें उन्होंने पूरी दुनिया का इतिहास लोगों के सामने रखा है और वो कंक्लूड करके कहते हैं कि 0 से लेकर 1000 तक दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन थी, तो दैट्स कोट बाय द एंगस मेडिसन इन देयर बुक जी, कि 1000 तक भारत का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था 34%। अच्छा जी, यस, इट्स कोटेड बाय द एंगस मेडिसन, द इकोनॉमिस्ट एंड नोबेल पुरस्कार विजेता ऑफ द इंग्लैंड, कि भारत का 34% हिस्सा था 1000 तक जी। उसके बाद भी हजारों वर्ष की गुलामी के बाद 1750 में भी कितना आया, तो वो डाउन होके 24%। अच्छा, 24, 1750 में भी हम 1/4 में भारत था। अच्छा, 2/3 में सारी दुनिया थी जी जी जी। बट वो हमको सबको पता है कि फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से आई व्यापार करने के लिए, फिर डच आए, डेनिस आए, पोर्तुगीज आए, फ्रांसीसी आए, और इन सब लोगों ने ट्रेड करने के लिए आए। आप प्लीज मेरी एक बात समझिए, मैं ये दर्शकों को भी, अपने ये दूरदर्शन चंडीगढ़ के हमारे बड़े सुधी दर्शक हैं, इनको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम आखिर ये जो हम आपने कहा ना कि आजादी मिल गई राजनीतिक, अल्टीमेटली ये राजनीतिक गुलामी क्यों हुए, इसके पीछे का मैं एक एस्पेक्ट बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये सारी यूरोपियन कंट्रीज कंपनी बना के ट्रेड करने भारत आई थी, और ट्रेड करने के लिए इन्होंने क्यों चुना भारत को? क्योंकि भारत संपन्न था, समृद्ध था, अमीर था, और ट्रेड करते करते क्या किया इन्होंने कि हमसे इतना पैसा भी लूटा और हमें आर्थिक गुलाम भी बनाया। उसका भी अभी आपको मैं कोट करता हूं, उत्साह पटनायक, ये इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, उसने एक विश्लेषण दिया। अपने पुराने क्रांतिकारियों ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी है, बट ये उत्साह पटनायक की मैं बता रहा हूं आपको, अभी लेटेस्ट उसने सर्वे करके बताया कि कितना पैसा लूटा उन्होंने। 45 ट्रिलियन डॉलर, 45 ट्रिलियन डॉलर। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था है 30 ट्रिलियन डॉलर, उसे 1.5 टाइम्स। तब वो 1947 में हम 2% के आसपास आए। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज जो हुआ 18वीं शताब्दी में, एट द कॉस्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इंडिया। तो बेसिकली हम आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गए, इसके कारण से हम गुलाम भी हो गए। अब अगेन आज ये स्वदेशी सुरक्षा क्यों? ये ट्रेड ही चल रहा है। आज दुनिया में हथियारों से लड़ाई ज्यादा नहीं होगी चंद्रशेखर जी, ये लड़ाई है ट्रेड की। ये अमेरिका, चाइना, बाकी सब देश ये जो युद्ध लड़ रहे हैं इस ट्रेड वार के अंदर, वो चाहते यही है कि चाइना अपना सस्ता माल और डेट देके दुनिया को कॉलोनी बनाना चाह रहा है। जी। अमेरिका टैरिफ का डर दिखा दिखा के देशों को धमका रहा है। बट अगर हमको आर्थिक दृष्टि से सक्षम होना है तो हमको स्वदेशी की तरफ जाना पड़ेगा, वोकल फॉर लोकल की तरफ जाना पड़ेगा, भारतीय इंडस्ट्री को मजबूत करना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, तभी हम इसके द्वारा अपनी इकोनॉमी को बूस्ट भी कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और मुझे लगता है कि इसके बिना राजेश जी, जो हमारे पास सामर्थ्य इतना था, हमारे पास संसाधन बहुत सारे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रेड की आपने बात की, वो ट्रेड हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर नहीं थे, निर्भर थे दूसरे देशों पर। हमारे पास इतना उस समय कहीं की सामर्थ्य तो बहुत था, लेकिन कहीं जो ट्रेडिंग का किया वो विदेशों ने किया, उसको उसमें समझने की बात है हमें। हाँ, उसमें समझने की, देखिए अल्टीमेटली क्या हुआ कि इन कंपनीज ने हमें कहा कि आप हमें रॉ मटेरियल दो, प्रोडक्ट हम बनाएंगे। इंडस्ट्री वहां लगाई, हमारे यहाँ से खत्म हो गया। जी हाँ जी। अब वर्तमान में क्या है, मैं आपको 2 एग्जांपल बताता हूँ। ट्रेड
वर्ल्ड के साथ ट्रेड करना ये आज की आवश्यकता है। WTO बना हुआ है, उसके साइनिंग कंट्रीज करेंगे, बट कोई भी देश को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से होगा। अभी दो देशों की ज्यादा चर्चा होती है, अमेरिका की और चाइना की। ट्रेड के अकॉर्डिंगली भी भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है आज यूएसए। 2024-25 में 131 बिलियन डॉलर का व्यापार किया हमने उनके साथ। दूसरा ट्रेड पार्टनर है हमारा चाइना। चाइना के साथ हमने किया 127 बिलियन डॉलर का। लेकिन कैसे ट्रेड हमारे लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। 127 बिलियन डॉलर का चाइना के साथ जो ट्रेड है शेखर जी, उसमें से हम इंपोर्ट कितना करते हैं जी? हम इंपोर्ट करते हैं 113 बिलियन डॉलर और एक्सपोर्ट कितना करते हैं 14 बिलियन डॉलर। तो डेफिसिट कितना हुआ? अप्रोक्सीमेटली 99 बिलियन डॉलर, लगभग 100 बिलियन डॉलर। यानी एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री के साथ हमारा डेफिसिट है लगभग 8.5 लाख करोड़ जी। अब हम बात कर रहे हैं स्वावलंबन की, हम बात करें आत्मनिर्भर की। क्यों है? ये केवल टेक्नोलॉजी आ रही है, ऐसा नहीं है। आप देखिए आज घरों में सुई से लेकर जहाज तक, होली आ गई तो रंग, राखी, रक्षाबंधन आ गया तो राखी, दिवाली आ गई तो लड़ियां, आइडोल, किसी भी क्षेत्र में हम बात करें, यूपीआई की बात करें, देखो जगह जगह तक यूपीआई पहुंच गया है, हर छोटे से बड़े कारोबारी तक। यूपीआई फिर भारतीय है। यूपीआई का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपने बीच में अच्छे से कोट किया। लेकिन ये जो चाइना का सामान हमारे घरों में, खिलौनों से लेके, रंगों से लेके, मूर्तियों से लेके, लड़ियों से लेके, साबुन, तेल, कंघा, शीशा तक, जहां पर हमारे अच्छे भारतीय प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, केवल हम अवेयर नहीं है, उसके कारण अवेयर नहीं थे। प्रोडक्शन हमारे यहाँ हमने स्टार्ट कर दिया दोबारा से। अवेलेबिलिटी तो सारी ही थी हमारे पास। सारी। तो इसीलिए ये स्वदेशी मूवमेंट की आवश्यकता है कि अगर हमको चाइना जैसे देशों के साथ अपने ट्रेड को, डेफिसिट को कम करना है, भारत की इकोनॉमी को बूस्टअप करना है, तो लोगों को भारत में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करना पड़ेगा। और जैसे ही भारत का, जैसा अभी सिंघल साहब ने कहा कि हमारा 145 करोड़ का देश है, इतना बड़ा बाजार है, हमको दुनिया के किसी देश में बहुत अधिक आवश्यकता नहीं पड़ेगी ढूंढने की। अगर भारत के 145 करोड़ लोगों ने अपने भारत में स्थानीय, लोकल, जो वोकल फॉर लोकल के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार बात कर रहे हैं, उससे हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी बढ़ेगा, इकोनॉमी बूस्टअप होगी। एक काम से केवल घर घर में स्वदेशी का उपयोग बढ़ जाए, हम सेल्फ रिलायंट की ओर बढ़ जाएंगे। जी जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा राजेश जी। अब हम बात को जारी रखेंगे, फिर आएंगे आपसे बात करेंगे। तब तक हम देखते हैं लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा और उनकी क्या सोच है स्वावलंबन पर। भारत हम सबका है, हम मिल करके वोकल फॉर लोकल उस मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आगे आए, ऐसे दुकानदार आए कि यहां स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। कितनी मजबूती के साथ, हम बीबी सिंघल आपसे बात करना चाहेंगे सर, कि कितना मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, शिक्षा की भी बात करें, अब बहुत सारे तमाम क्षेत्रों में कितना प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, जो संकल्पना है, कितना वास्तव में, कितना कैसा स्वरूप है इस समय? ऐसा है चंद्रशेखर जी, जैसा कि राजेश जी भी कह रहे थे, बता रहे थे हमें, हमारा बाजार बहुत बड़ा है, हमारी क्षमता बहुत है। आज ज़रूरत है, जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है उसके चलते एक अलग जगाने की, आर्थिक संवेदनशीलता लाने के लिए विदेशी वस्तुएं क्या है और विदेशी वस्तुएं क्या हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूँगा, आज हम सबके मन में घर कर गया है, अगर हम टूथपेस्ट की बात करें, टूथपेस्ट का मतलब कॉलगेट, हम लोग ये चिंता नहीं करते ये विदेशी कंपनी है या देशी कंपनी है। हमें ये लोगों को बताना पड़ेगा, हम बता रहे हैं इस पैम्फलेट के माध्यम से, और ये पूरा टेबल बना के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। कौन कौन से जो घर में सामान, प्रोडक्ट हैं
वो हमारी देसी कंपनियों के हैं, इंडियन कंपनीज के कौन हैं, विदेशी कौन हैं? कौन के विदेशी हैं, ताकि लोगों की जानकारी में चीज आए और लोग जब अगली बार बाजार में सामान लेने जाएं जी तो इस चीज का ध्यान रखें भी हमें देसी प्रधानमंत्री जी के आह्वान के चलते हमें जो मेड इन इंडिया है उन्हीं का सामान खरीदना है, विदेशी कंपनियों का सामान नहीं खरीदना है, जिसके चलते हमारी देश की आर्थिक अवस्था के लिए हम मजबूती दे पाएंगे। और मैं सरकार की बात करूं, जो प्रधानमंत्री जी भी आह्वान कर रहे थे, आज ही मैं ध्यान कर रहा था, पिछले 10 वर्षों के अंदर 1,60,000 स्टार्टअप इंडिया के अंदर शुरू हुए हैं, जो कि अपने आप बहुत में बड़ी बात मिसाल है। है। और दुनिया में हम तीसरे नंबर पर हैं स्टार्टअप के अंदर। वो जो बच्चे आज स्टार्टअप कर रहे हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी की बात करें, सुविधाओं की बात करें, सर्विसेज की बात करें, मेड इन इंडिया जब ये शुरू होकर बाजार में आ रही हैं, मुझे लगता है तो ये 140 करोड़ जनता अपने आप में, राजेश जी ने जैसे बताया, पूरी तरह से सक्षम है। अगर हम अपने उत्पाद, अपना मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हम अपने आप ही सारे कंज्यूम करने लग जाएं, हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, सारा दुनिया हमारी तरफ देखेगा। मुझे लगता है सिंघल साहब, देखिए 10-11 वर्षों की पहले की बात करें हम तो हम ना हमें यूपीआई का मालूम था, ना इतने सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं आजकल हम, और बहुत सारे जो आपने बताया भी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की हमने बात की, अब हम बात करते हैं स्वावलंबन की, जी ट्रेड की भी आप बात कर रहे थे। तो आजकल चर्चा का विषय बना है टैरिफ, और बहुत अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, चाइना की, भारत की खास तौर पर। तो टैरिफ के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए। शेखर जी, दो बातें आपने पूछी, एक स्वावलंबन की और अभी प्रधानमंत्री जी ने एक वोकल फॉर लोकल की बात की है, और तीसरा आपने टैरिफ की है। तो आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं तीनों बातें एक करके बताता हूँ। पहली बात, जो स्वावलंबन की और वोकल फॉर लोकल की बात आई है, ये इसमें इतना एक बढ़िया विषय बना है। मैं नीचे बहुत ज्यादा घूमता हूँ लोगों के बीच में जी। तो जो एक जिला एक प्रोडक्ट इस तरह की बातें हुई है। पिछले दिनों आपने खबर पढ़ी होगी, तेलंगाना के पास जी एक गांव है पोचमपल्ली। जी पोचमपल्ली वो लगभग एक 1500 परिवारों का गांव है, बहुत सुंदर गांव है जी। क्यों? 1951 में जो भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी ने शुरू किया, वो वहां से शुरू किया। वहां के एक व्यक्ति ने 300 एकड़ जमीन पहले भूदान की, तो भूदान गांव भी बोलते हैं जी। उसके वहां पर बनती है 1500 के 1500 घरों में हथकरघा है जी। अच्छा। और वहां पर महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब हाथों से बुनाई करके साड़ी बनाते हैं। और वो साड़ी जो बनाते हैं उनका परंपरागत उद्योग है। एक गांव में 1500 घर, 1500 के 1500 घरों में हथकरघा और वो साड़ी बनाते हैं। आज दुनिया में उस पोचमपल्ली की साड़ी, जिसको बोलते हैं इक्कत, वो इतनी प्रसिद्ध है जी। जो जो हम कभी पढ़ते थे कि ढाका की मलमल और हमारे यहाँ का रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र लोग बनारस पहनते की थे, तो साड़ी। लोग उनके पीछे लगे, बनारस की जी, साड़ी। जी, जी। वो पोचमपल्ली की साड़ी आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और वो अपनी परंपरागत आगे उस तकनीक को आगे बढ़ा रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, वहां पर एक 150 कमरों का एक पुराना महल है, उसको उन्होंने संरक्षित किया है, तालाबों को संरक्षित किया है, वहां के पर्यावरण को संरक्षित किया है, वहां के मंदिरों को संरक्षित किया है। इस एक छोटा सा गांव साल भर में कितना बिजनेस करता है? 200 करोड़ रुपए। एक छोटा सा गांव, हर व्यक्ति स्वरोजगारी है, हर व्यक्ति उद्यमी है। तो ये है वोकल फॉर लोकल की ताकत। वो जीआई टैग मिल गया 2004 में। और शेखर जी 2021 में यूनाइटेड नेशंस फॉर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO ने 2021 का बेस्ट विलेज, अच्छा, बेस्ट टूरिज्म विलेज का प्राइज उसको मिला है पोचमपल्ली को। आज दुनिया भर के टूरिस्ट वहां आते हैं, रुकते हैं और उसकी इक्कत की साड़ी लेके जाते हैं। और ये परंपरा हमारी सदियों से थी। हमारा हर गांव अपनी यूनिक प्रोडक्ट के लिए जाना जाता था। हमको उसको दोबारा को रिवाइव करना है। जैसे ये हमारे गांव खड़े हो जाएंगे, दोबारा से इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी और उस लोकल को हम प्रमोट करना शुरू कर देंगे, उसके लिए वोकल हो जाएंगे और लोकल बिकम्स ग्लोबल, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वैसा हो गया तो वो दिन दूर नहीं जब आर्थिक दृष्टि से नंबर 1 के देश बनेंगे। मैं टैरिफ पर आऊंगा आपसे फिर बात करूंगा। एक बार बीबी सिंघल साहब से एक पूछ लेते हैं थोड़ा सा। मेक इन इंडिया का क्रेज चला हुआ है थोड़ा सा, और उसका इम्पैक्ट भी आपसे जानना चाहेंगे। मेडिकल हब बनता जा रहा है इंडिया, देखा जाए तो मेक इन इंडिया का क्या इम्पैक्ट होगा इसमें कोई दो राय नहीं चंद्रशेखर जी। जैसे मैंने पहले भी कहा, मेडिकल सुविधाओं को लेकर भारत के अंदर अपार संभावनाएं हैं।
खाली एलोपैथिक मेडिसिन ही नहीं, जो हमारी अल्टरनेटिव थेरेपीज जी। हैं, आयुर्वेदा है, योग के जरिए है, पंचकर्मा के जरिए हैं, आज दुनिया भर में ये सिद्ध हो चुका है। जो हमारी प्राचीन परंपरा थी, पद्धति थी, वो बहुत ही कारगर है। जी। क्योंकि मैं खुद फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। फार्मेसी के अंदर हमें कहा जाता है जो एलोपैथिक मेडिसिन है ये सफरिंग अदर्स है, एक चीज़ को ठीक करती है, दूसरे के ऊपर नुकसान करती है। और साथ में ये कहा जाता है एलोपैथिक मेडिसिन डजंट क्योर द डिजीज, इट टेल्स हाउ टू लिव विद द डिजीज। जहाँ हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, हमारी जो और पद्धतियाँ हैं, ये तकलीफ को परमानेंटली ठीक करती हैं। ये चीज़ें पूरे दुनिया के अंदर जा रही हैं, उनका क्रेज बन रहा है। और जैसे कि मैंने बताया, हमारे यहाँ का ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ मेडिसिन जो है दुनिया से सबसे कम है, इसलिए पूरा क्वालिटी जो है इस समय हम बहुत आगे हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारी जो पैरामेडिकल जो सुविधाएं हैं काफ़ी आगे हैं। तो इसके चलते आज के समय में भी बहुत सारी दुनिया से मेडिकल टूरिज्म इंडिया में हो रहा है। और आने वाले समय में हम देखेंगे तो मतलब अच्छे अच्छे देशों से लोग इंडिया में आने वाले हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए, अपनी बीमारियों को ठीक करवाने के लिए। मेरा चंद्रशेखर जी विदेश जाना होता है, यहाँ अगर अब किसी को अल्ट्रासाउंड करवाना है, एमआरआई करवाना है, जिस दिन चाहे उसी दिन करवा सकता है। वहाँ अगर किसी को अल्ट्रासाउंड एमआरआई की ज़रूरत पड़ जाए, 3-3 महीने डेट नहीं मिलती। अभी पिछले दिनों में एक डेंटिस्ट डॉक्टर के पास गया हुआ था, वहाँ एक महिला दांतों का इलाज करवाने आई हुई थी। वो डेंटिस्ट डॉक्टर भी मुझे बता रहे थे उस महिला का आने जाने का खर्च, और हंस के कह रहे थे रिश्तेदारों को गिफ्ट देने के बाद भी अमेरिका में ट्रीटमेंट करवाया जो उसकी कॉस्ट आएगी वो भारत में उसकी कॉस्ट कम है। तो इतना हमारा जो ट्रीटमेंट है यहाँ सस्ता है। तो इसके चलते इसमें कोई दो राय नहीं है, आने वाला समय जो है वो मेडिकल टूरिज्म में इंडिया नंबर 1 होगा, इसकी पूरी संभावना है और मुझे पूरी उम्मीद है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और हमारी केंद्र की प्रदेशों की सरकारें इस तरफ कार्यरत हैं, तो उसके नतीजे बड़े सुखद आने वाले हैं। आयुष मंत्रालय का भी आयुष मंत्रालय का है काम, हमारे जन औषधि स्टोर्स हैं, अब जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर पीपीपी मोड के ऊपर सारी, अब हम पंचकूला की बात करें, यहाँ हार्ट सेंटर है, किडनी का अपना डायलिसिस है, सारे पीपीपी मोड में बहुत ही सस्ती दरों के ऊपर जनता को अवेलेबल है। उसके साथ साथ सरकार द्वारा अगर भारतीयों के लिए बात करूँ, आयुष्मान जो कार्ड बने हैं उसके चलते तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ ट्रीटमेंट मिल रहा है। और बहुत सारी चिकित्सा पद्धति ऐसी भी हैं, आयुष मंत्रालय ने भी दोबारा से उनको पहचान दिलाई है, भारतीय चिकित्सा पद्धति जो पुरानी होती थी। जी 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 बिल्कुल। और ये स्थापित हो चुका है, वो जो पुरानी हमारी प्राचीन पद्धतियां हैं वो काफी बेहतर हैं। योग भी इंटरनेशनल लेवल पर योग का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना ऊंचा लेवल लेके आए। 21 जून जो है इंटरनेशनल योग डे के तहत मनाया जा रहा है, उसमें दुनिया के सारे देश, वो भी एक तरह से स्वावलंबन का ही हिस्सा है, आत्मनिर्भरता का ही हिस्सा है। और हमारा जो भारतीयता की पहचान है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं राजेश जी हमारे पास कि वो एक तरह से विलुप्त हो गई हैं। हम कहें कि जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए थे, लेकिन हमें जागने की हमें एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बार बार कहते हैं हमें कि हमारे पास इतना कुछ है, हमारे पास इतने संसाधन हैं, हम देख नहीं पाते हैं। एक बार हम राजेश जी आपसे बात करेंगे और आपके पास आएंगे बात करते हुए, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि हमारे दर्शकों ने जो बात की है इस विषय में, स्वावलंबन पर बात की है, उनकी बाइट्स देख लेते हैं। मोदी जी ने एक मुहिम शुरू की थी मेड इन इंडिया, और उस कॉन्सेप्ट के तहत हमें जाना भी चाहिए, क्योंकि देखो जितना हम लोग अपने देश की चीज़ों को यूज़ करेंगे और उतना ही हमें हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। घर के राशन से लेकर मशीनरी तक हमारे देश में बनने चाहिए, हमें यूज करना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। हर प्रोडक्ट को अगर हम अपने देश के सामान को बढ़ावा देते हैं तो हमारे देश का विकास बहुत तेजी से बढ़ेगा। अभी त्योहार आने वाले हैं, दिवाली पे भी लोग चाइनीज सामान खरीदते हैं, सो हमें लगता है कि हमें दिए जलाने चाहिए, क्योंकि गरीब बंदे को भी रोजगार मिलेगा और हमें भी अपने इंडिया को प्रमोट करने का मौका मिलेगा। अभी जितनी भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं सारी बाहर की कंपनियां हैं, तो हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपनी जो लोकल कंपनियां उन पे ज़्यादा हम डिपेंड रहें, ताकि रोजगार बढ़े और हमारा पैसा हमारे पास ही रहे, बाहर ना जाए। इंडिया इतने अच्छे ब्रांड्स बनाने लग गए हैं, तो आई थिंक हमें इंडियन की तरफ ही ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि बाहर के लोगों को भी पता चलेगा कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं आज के टाइम। हिंदुस्तान में मेड इन इंडिया के अंदर
हमारे जो प्रोडक्ट हर इंसान जो अगर यूज करता है, आने वाले टाइम में हो सकता है हमारे हिंदुस्तान को दुनिया ब्रांड के रूप में जाने। पर्टिकुलर चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, इनके ऊपर टैक्सेशन जीरो हो जाए, ताकि जो लोग बनाना चाहते हैं इंडिया में चीज़ें, वो यहाँ पे अच्छे से बिल्ड कर पाएं पूरी कम्युनिटी विदाउट एनी टैक्स। हमारे दर्शकों ने बाहर, स्टूडियो से बाहर लोगों ने बात की, आम लोगों ने, और उनका प्राइम मिनिस्टर साहब की जो अपील है, एक तरह से स्वावलंबन की अपील है, वोकल फॉर लोकल की अपील है, वो बहुत सारा इम्पैक्ट है लोगों पर, उसका खास असर है। तो आप मुझे ये बताइए कि टैरिफ की हम बात कर रहे थे, एक विषय रह गया था, उस पर बात करते हैं। शेखर जी, ये जो टैरिफ वाला मामला है अमेरिका ने जो इसमें लगाया है जी, वास्तव में मेरी अनेक अर्थशास्त्रियों से और बाकी लोगों से चर्चा हुई है जी, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिका ने ये कौन सा तो फार्मूला निकाला है, जी, कौन सा कैलकुलेटर वो यूज कर रहे हैं, किस पर कितना लगेगा, क्या है। सबका एक ही मत है, इट्स जस्ट ओनली अ प्रेशर पॉलिटिक्स। और दुनिया कभी भी ऐसे प्रेशर से नहीं चलती। अमेरिका की एक ये स्वाभाविक आदत कह सकते हैं, मैं कहूंगा कि जब भी कोई देश दुनिया के अंदर ग्रो करना शुरू करता है जी, या उसकी इच्छा के विपरीत चलता है, तो वो इस प्रकार के पुराना इतिहास देखेंगे आप, वो टैरिफ वाला खेल खेलते हैं जी, प्रतिबंधों वाला खेल खेलते हैं। लेकिन दुनिया के जिस भी देश ने, तो कहिए वो भी, चाहे वियतनाम के साथ उनका संघर्ष हो, लेकिन भारत ने तो प्रूव किया है कि इस प्रकार के हम विपरीत परिस्थितियों में भारत की मेधा और निखर के आती है। 1992 की एक मैं बात बताता हूं आपको। 1992 में भारत ने सोचा कि हमारा इसरो बहुत प्रगति कर रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहा है। PSLV हमारा रॉकेट था जो 600-700 किलोमीटर के ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट भेज सकता था, लेकिन जियो सिंक्रोनस 36,000 किलोमीटर के ऑर्बिट में भेजने के लिए क्रायोजेनिक इंजन चाहिए। उसमें केवल जापान, रशिया और चाइना, 3 देशों के पास था। जापान से बात की, उन्होंने मना कर दिया। अमेरिका ने भी मना किया। रशिया ने कहा कि ठीक है, हम आपको देंगे, केवल बना बनाया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, ऐसा करके। लेकिन तुरंत अमेरिका ने बैन लगा दिया, उसकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पे भी, हमारी पे भी। तो उस समय में, तब तो हमारी स्थिति हमको ध्यान में क्या थी, तब भी इसरो के वैज्ञानिकों ने तय किया, नंबी नारायण के नेतृत्व में उसको प्रोजेक्ट ऑफिसर बनाया कि क्रायोजेनिक इंजन हम अपना बनाएंगे जी। और उस चैलेंज को स्वीकार करके कि तुम नहीं देते तो हम बनाएंगे, भारत के वैज्ञानिकों ने प्रयास किया। 20 साल की कठोर मेहनत के बाद जुलाई 2014 में उस क्रायोजेनिक इंजन से बना हुआ GSLV M3 रॉकेट हमने स्पेस में भेज दिया जी। तो दुनिया ने लोहा माना जी। केवल 1 मिनट और उसके बाद हमारी जो प्रगति हुई, दुनिया को हैरान हो गई। क्रायोजेनिक इंजन पहले तो मजाक उड़ाते थे, ये बनाएंगे, मखौल उड़ाया, नंबी नारायण पर जासूसी का केस कर दिया, साइंटिस्ट को प्रेशराइज करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी बनाया। आज शेखर जी आपको सुनकर बड़ा गर्व होगा, इसरो ने दुनिया के अब तक 435 से अधिक सैटेलाइट उसी दुनिया के स्पेस में भेजे हैं। और अभी 30 जुलाई को निसार, अमेरिका और भारत का बना हुआ सैटेलाइट, उसमें 70-80% हिस्सा उसका है, इसरो का। जिस अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया और मना किया, उसी का सैटेलाइट भारत का क्रायोजेनिक इंजन ये स्पेस में लेकर गया। ये हमको उसके ऐसे अब टैरिफ लगाया उसने। मुझे नहीं लगता हमको कोई डरने की जरूरत है, कोई भय से को कुछ प्रेशर में आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भारत के किसानों के लिए, मछुआरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए दीवार बनकर खड़ा हूं। और अगर भारत की जनता, जो आपने भी दिखाया व्यूअर्स का, एक व्यूअर्स ने ये कहा कि हाँ हमको स्वदेशी का उपयोग करना चाहिए। इस हथियार को अगर हमने अपना लिया, घर घर के अंदर स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग शुरू कर दिया, अमेरिकी, चाइनीज, तुर्की और विदेशी कंपनियों के सामान को खरीदना बंद कर दिया, तो उस समय तो शायद 20 साल लगे, और पोखरण विस्फोट के बाद 2-3 साल में उन्होंने अपने आप लिए, ये 2-3 महीने में ही सीधे हो जाएंगे जी। मुझे लगता है कि सिंगल साहब एक बार चलते चलते बस एक लाइन में आपसे चाहेंगे, वैसे तो हम एक विकसित भारत की तरफ हम बढ़ ही रहे हैं और वो संकल्पना कहीं ना कहीं साकार हो रही है प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो हमें लगता है कि बीवी सिंगल साहब एक लाइन में आपसे चाहूंगा कि प्रत्येक ब्रांड, जो हमारे स्टूडियो से बाहर भी आम जनता बात कर रहे थे कि प्रत्येक ब्रांड जो है वो ऐसा एक समय आ जाएगा जल्दी से कि हमारी निर्भरता जो है वो बाहर के देशों पर नहीं रहेगी, पूर्णतः हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। चंद्रशेखर जी, जैसे कि राजेश जी चर्चा कर रहे थे,
भारत में क्षमता है, जो भी आपदा आई है, जो भी समय कठिन समय आया है, उसको सुअवसर में बदलने का। और हमें विश्वास है आज भी जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो टैरिफ का ये कठिन समय है, इसको हम सुअवसर में बदलेंगे। इसके साथ साथ मैं आह्वान करना चाहूँगा जनता के साथ भी, ये आर्थिक चेतना का समय है, आर्थिक राष्ट्रीयता का समय है। आइए अपने द्वारा खर्च किया जा रहा एक एक रुपए के लिए हम संवेदनशील हों, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी का सामान खरीदें। अपने देश को पुरातन काल में जो कि सोने की चिड़िया में कहा जाता था, प्रधानमंत्री जी का जैसे आह्वान है, हम सोने का शेर बनाए आत्मनिर्भरता के चलते, स्वदेशी सामानों का उपयोग करने के चलते। तो इसके चलते हम अपने आप को इतना सशक्त बना सकेंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मेरा आपसे चलते चलते यही आह्वान रहेगा, आपके माध्यम से जनता से आह्वान रहेगा, स्वदेशी का नारा लें, जय स्वदेशी जय भारत। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और हमारे स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद रहे, उन्होंने भी ये कहा कि स्वदेशी के साथ ही हम जितना स्वावलंबन होंगे, जितना स्वदेशी होंगे, वो हमारी आत्मनिर्भरता पर डिपेंड करता है। वो कहीं ना कहीं अब हम हमारे अंदर वो साकार साबित हो रहा है। वो तस्वीर जो विकसित भारत की है, जो हमने सोची है, प्रधानमंत्री जी ने देखी है, वो कहीं ना कहीं साकार होगी। आप ये हमारा कार्यक्रम डीडी हरियाणा और डीडी पंजाबी के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और साथ ही साथ हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में आज खास मेहमान डॉक्टर राजेश गोयल जी आए। बीबी सिंघल जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ कार्यक्रम में पधारने पर। और फिर किसी नए विषय के साथ हम चंडीगढ़ स्पीक्स के इस कार्यक्रम में हाजिर होंगे, मुखातिब होंगे आपसे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।